हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत किया जाता है। तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। यह आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलता है। यह आपका IIT JEE नीट कोई भी एंट्रेंस आप ले लीजिए जो कि आपका 11th 12th के बाद होता है, और आपके MSc एंट्रेंस होते हैं, आपके नेट का एग्जामिनेशन होता है, तो वहां तक आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना ही पड़ता है। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस तक पहुंच जाएंगे। ये जो वीडियोज है, जो भी बच्चा 12th में है, नीट की तैयारी कर रहा है, JEE की तैयारी कर रहा है, BSc एग्रीकल्चर, किसी भी एग्जाम की अगर वो तैयारी कर रहा है, उसमें अगर सॉलिड स्टेट आता है तो ये वीडियोज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, तो आइए भाई डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक का नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। तो देखो भाई, यहां पे सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक जानना पड़ेगा। देखो भाई, सॉलिड आपके माइंड में आते ही आप क्या सोचते हो? सॉलिड आप सोचते हो भाई चेयर आपकी सॉलिड है ना। आप सोचते हो कि भाई हमारी जो आपका जो मेज है वो भी आपका क्या है भाई, वो भी सॉलिड है। दीवारें सॉलिड है, ये बोर्ड सॉलिड है, ये जो पेन है ये भी सॉलिड है। तो ठीक है, अब ये सारी जो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ये है क्या बेसिकली? सबसे पहले तो आपने सॉलिड डिफाइन नहीं किया होगा। सॉलिड से पहले तो आपने कुछ और डिफाइन किया होगा ना। तो भाई सबसे जो बेसिक चीज है उससे हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मैटर। क्या पढ़ाऊंगा भाई मैं? ये जो पूरी कहानी स्टार्ट हुई है सॉलिड स्टेट की, लिक्विड की, ये कहां से स्टार्ट हुई है? मैटर से। अब ये मैटर क्या होता भाई? तो देखो, मैटर क्या बोला गया भाई? एनीथिंग, है ना। मैटर क्या बोला गया आपका? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो और उसका कुछ मास हो, तो उसको हम मैटर कहते हैं, उसको हम मैटर कहते हैं। तो भाई देख लो, अब आप, मैं खुद, क्या मैं मैटर हूं? यस। क्या आप मैटर हैं? यस। क्यों? क्योंकि भाई आपने जगह भी घेर रखी है और आपका कोई ना कोई वेट भी रहा होगा। तो ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी थिंग जो कि कुछ स्पेस घेरती है और उसका कुछ मास है, तो उसको हम मैटर बोलते हैं, उसको हम मैटर बोलते हैं। क्या रोना मैटर है? क्या हंसना मैटर है? क्या प्यार करना मैटर है? नहीं। कभी आपने नहीं सुना होगा मैंने आज 500 किलो प्यार किया, मैंने आज 1000 किलो हंसा, है ना, कभी नहीं। और ये कहते हो भाई देखो, हंसा हंस के मैंने तो एक कमरा भर दिया भाई, है ना, 1 साल काम में लूंगा मैं इसको। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये हमारी फीलिंग्स होती हैं। तो मैटर मैंने आपको बार बार बता दिया है कि कोई भी ऐसी थिंग जो कुछ स्थान घेरती हो और उसका कोई मास हो, तो उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, मैटर समझ में आ गया। अब देखो भाई, मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपका, मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम एटम बोलते हैं भाई, है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अब भाई अब ये मैटर बना है, ये कैसे बना है? तो कोई छोटी छोटी यूनिट्स नहीं होंगी, उन्हीं से मिलकर तो आपका मैटर बना है। तो भाई देखो, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। ठीक है, सॉरी। तो भाई स्मॉलेस्ट यूनिट। अब देखो भाई, इस मैटर को ही फर्दर डिवाइड किया गया है, मैटर को ही ऑन द बेसिस ऑफ। देखो, अब मैटर है तो उसके अंदर एटम भी रहेंगे। अच्छा भाई, एक प्रश्न है आप सभी से, क्या आपके अंदर एटम है? जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपके अंदर मैटर है? क्या आपके अंदर एटम है? यस। अगर आप मैटर हो तो आपके अंदर एटम भी होगा। अब कहोगे जी कौन सा एटम है हमारे अंदर? अरे भाई देखो, हम इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन। हम सांस में अंदर ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, बाहर क्या निकाल देते हैं भाई? बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन कहां से आ गया भाई? आप सभी ने तो पढ़ा हुआ कि कार्बन तो एटम होता है। तो इसका मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। समझ में आ रही बात? तो इस मैटर क्या हो, ये जो एटम है आप सभी को पता होगा। इस एटम की बात करूं तो एटम को में आपको पढ़ाया जाता है कि एटम के यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है ना। एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है ना। ये बात सभी ने पढ़ी हुई होगी, बिल्कुल बेसिक। तो अब क्या होता भाई, ये एक एटम है और मैं मान लेता हूं कि एक और मेरे पास एटम है, तो मेरे पास 2 एटम है भाई, एक ये वाला
और ये देखो इसका इलेक्ट्रॉन, दूसरा मेरा कौन सा भाई, ये वाला, और ये इसका इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे भाई, देखो अगर दो एटम्स हैं तो एटम्स में आपको क्या क्या नजर आ रहा है भाई, एटम्स में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, तो एटम्स में आपको एक बात नजर आई कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा होगा, क्योंकि आपको पता है ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो भाई ये क्या है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर दो एटम्स हैं तो वो अगर वो दूर दूर हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो भाई मैटर की बात की, स्मॉलेस्ट यूनिट एटम। अब मैंने बताया कि एटम्स में भी क्या होते हैं भाई, चार्ज होते हैं, तो एक दूसरे को वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अट्रैक्शन, इस फोर्स की ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इसकी हेल्प से हमने सॉलिड जो आपका मैटर था उसको फर्दर डिवाइड किया गया। तो इनको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हम नाम दे देते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, एटम को आपने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम सॉलिड, उसके बाद आपने इसको डिवाइड किया लिक्विड स्टेट में, उसके बाद आपने इसको डिवाइड किया गैसियस में, उसके बाद यहां पे दो और आपके पास स्टेट होती हैं जो कि आपको पढ़ाई नहीं जाती है, हायर क्लासेस में जाके पढ़ने को मिलेगी। एक आपकी क्या होती है, प्लाज्मा। क्या होती है भाई, प्लाज्मा। और एक क्या होती है भाई आपकी, बोस आइंस्टाइन, है ना, बोस आइंस्टाइन, ये भी आपकी क्या होती है। तो ये हमारे पास 5 स्टेट होती हैं, ठीक है। मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, उनको डिवाइड किया फर्दर इन 3 टाइप्स में मेजरली आपको पढ़ना होता है। ये टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में। तो सॉलिड हो गया, लिक्विड आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, और गैसियस स्टेट आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में, ठीक है भाई। इतनी बात सभी को क्लियर है। मैटर से आया एटम, एटम्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके हिसाब से हमने मैटर को डिवाइड कर दिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो भाई सबसे पहले तो वही सॉलिड स्टेट आ गया है हमारा, इसमें हम आपका डिस्कस करेंगे मैटर मैंने आपको समझाया कि मैटर क्या होते हैं भाई, एनीथिंग। व्हाट इज मैटर क्या है, तो यहां पे देखो भाई बताया जा रहा है आपको मैटर क्या होगा भाई, मैटर के बारे में एनीथिंग दैट, देखो जैसे कि आपका ये मेज हो गया, ग्लास हो गया आपका, तो ये हो गया बलून हो गया, ये सब क्या है भाई, मैटर है ना। पोजेस सम स्पेस एंड पोजेस सम मास, उसको हम मैटर बोलते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई आगे इसमें थोड़ा सा स्लाइड्स की हेल्प ले लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। स्टेट ऑफ मैटर ये बताया है यहां पे। तो अब देखो भाई सॉलिड, इस मैटर को ही हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है सॉलिड में, लिक्विड में एंड आपका गैस में। इसके अलावा मैंने आपको 2 स्टेट और बता दी हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए भाई यहां से आपको क्या करना होगा आगे, ठीक है। तो अब अगर बात करें तो सॉलिड की बात हम करेंगे यहां पे। जैसे कि सॉलिड भाई आइस आपने देखी होगी, वो सॉलिड फॉर्म में होती है। उसके बाद लिक्विड, है ना, इसी की लिक्विड फॉर्म, वाटर जो हम पानी पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म होती है आपका वाटर की, ठीक है। और गैस फॉर्म भी होती है। वाटर वेपर्स आपने देखे होंगे, वाटर वेपर्स भी आपने देखे होंगे, तो वो उसकी वाटर की ही, तो वाटर जो है ना बेसिकली आपका, वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वो गैसियस में भी एग्जिस्ट करता है वाटर, ठीक है। तो ऑल आर 3 स्टेट इंटर कन्वर्टेबल, यस, इनको आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। आप देखते भी हो कि जब सर्दियां होती हैं तो जो आपकी झील वगैरह होती, जो आपके तालाब होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो आप वहां पे बर्फ जम जाती है, ठीक है ना। ये बात आ रही है समझ में। तो देखो भाई यहां पे बताया गया है कि देखो आइस को अगर गर्म करोगे तो वाटर बन जाएगा, अगर वाटर को और ज्यादा गर्म करोगे तो स्टीम। आप डेली करते हो ये वर्क सारे, ठीक है। तो टेम्परेचर यहां पे कंडीशन रहेगी कि आप देखो अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जाना चाह रहे हो तो आपको हीट देनी पड़ेगी, है ना। अगर आप सॉलिड से, तो हीट यहां पे हीट, इसका मतलब है हीट आपको देनी पड़ेगी अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो। लिक्विड से गैस में जाते हो तो भी आपको हीट देनी पड़ती है। अरे घर में चाय बनाते हो तो क्या करते हो, पानी को गर्म ही तो करते हो, तो यहां पे भी आपको क्या देनी पड़ेगी भाई, यहां पे भी आपको हीट देनी पड़ेगी। और जब भी कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो वो हीट को निकालती है ना, वो हीट को निकालती है। आपने देखा होगा कि चाय गर्म कर लिया आपने, उसके बाद आप देखते हो वहां पे क्या निकलती रहती भाई, वहां पे भी आपकी एनर्जी वहां पे लॉस होता रहता है, इस तरीके से, ठीक है भाई। इस तरीके से हम बात करेंगे। तो देखो भाई सॉलिड, ठीक है, सॉलिड से अगर आपको लिक्विड में जाना तो हीट देनी पड़ेगी, लिक्विड से गैस में जाना तो भी हीट देनी पड़ेगी। अगर आप गैस से लिक्विड में आओगे तो हीट रिलीज होगी, और लिक्विड से अगर सॉलिड में जाओगे तो ये रहा, ठीक है। दिस
फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज द रिजल्ट इंटरप्ले ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे क्या होते हैं भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। जैसे ज्यादातर जो सॉलिड है आपके, सॉलिड में आपको दिखेगा या तो आयोनिक इंटरेक्शन रहे होंगे या फिर कोवलेंट बॉन्ड रहे होंगे या फिर वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड रहे होंगे जो कि हाईली स्टेबल है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका हो जाता है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे देखो भाई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, लंदन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दीज ऑल आर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये सारे क्या हैं, ये जो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं। अच्छा जी, कैसे, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा देखो भाई। डाइपोल डाइपोल का मतलब ऐसा होता है कि मान लो भाई आपके पास HCl है, तो ये भी एक डाइपोल है, और एक दूसरा है भाई मेरे पास HCl, तो ये भी एक डाइपोल है। ये डाइपोल कैसे हो गए जी, अरे डाइपोल का मतलब दो पोल जहां पे हो, तो देखो भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो यहां पे डेल नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो यहां पे डेल पॉजिटिव होता है, तो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। इसी प्रकार यहां पे डेल पॉजिटिव और यहां पे डेल नेगेटिव। अब देखो भाई आप सभी को पता है कि पॉजिटिव को तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच में जो ये अट्रैक्शन होती है ना, इसी अट्रैक्शन को बोला जाता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, तो ऐसी, तो जैसे HCl हो गया, HCl के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है, काफी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये। ठीक है, डाइपोल वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही ये टाइप है आपका। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आती है। दूसरा क्या भाई, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब क्या होगा, इसको देखो भाई एक और, इनको पोलर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, है ना, जहां पे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 होती है, जहां पे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 होती है, उन्हें पोलर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो भाई ये क्या, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है, देखो एक तो डाइपोल रखा आपने, है ना, HCl, एक डाइपोल रखा और एक आपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल रखा। फॉर एग्जांपल F2 रख दिया भाई। अब F2 में तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो ये आपका नॉन पोलर होता है और ये आपका पोलर होता है भाई, ये आपका पोलर हो जाएगा। अब इसको ऐसे दिखाओ, यहां पे डेल नेगेटिव, अब ये क्या करेगी, ये डाइपोल यहां पे डाइपोल को इंड्यूस करेगी, यहां पे डाइपोल को इंड्यूस करेगी। अगर यहां पे डेल नेगेटिव है तो ये कहेगी यहां पे डेल पॉजिटिव लेके आओ, यहां पे डेल नेगेटिव लेके आओ। इनके बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे बोला जाता है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना। लंदन फोर्सेस क्या होता है, जो आपकी नोबल गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं, वो ये शो करती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है भाई, है ना, हाइड्रोजन का 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, हाइड्रोजन का किस किस के साथ भाई, फन, FON, हाइड्रोजन का फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होना, हाइड्रोजन का फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। ये भी एक टाइप की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही होती है। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी आपको क्लियरिटी मिली होगी, बाकी की चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ में। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है यहां पे। तो देखो भाई सॉलिड, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। अब जो आपका सॉलिड है, आपने ये बात तो ठीक है कि सॉलिड है, तो सॉलिड में ये देखा गया कि सॉलिड वो मैटर्स होते हैं, सुनना सारे बच्चे, सॉलिड वो मैटर्स होते हैं जहां पे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। जैसे भी देख लो, अब ये सॉलिड है, अगर ये सॉलिड है तो यहां पर अगर मैं इसको क्या करता हूं, कंप्रेस करने की कोशिश करता हूं तो कंप्रेस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहां पे एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता बहुत मैक्सिमम होता है, और उनके बीच में देखो भाई, अब आप आइडिया लो, आप एग्जांपल लो कि आपका जो सबसे बेस्ट दोस्त है, आप उसको सबसे पास रखना चाहते हो, है ना, है ना, यानी कि आपके बीच में जितना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आपके बीच में दूरी सबसे कम मिलेगी, आप डेली मिलोगे, है ना, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करोगे। लेकिन अगर आपके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, हाँ भाई ठीक है, दूर का दोस्त है, तो आप कभी कभी मिलोगे, साल में 1 बार 2 बार मिलोगे, बहुत कम हो जाएगा आपका मिलना। ठीक है ना, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड की बात करते हैं भाई यहां पे। तो सॉलिड में मैंने एक पॉइंट तो बताया कि जो फोर्स ऑफ, देखो तो सॉलिड की बात करते हैं तो ये हमारी सॉलिड स्टेट होगी, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, काफी डिटेल में मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आपको।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड की बात करोगे तो भाई सबसे पहला सॉलिड हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। तो सॉलिड हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, उनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है ना। ऐसा क्यों होता है देखो भाई, इसको मैं समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपको कहा है कि भाई ये भी, अरे ये मैटर ही तो है, ये पूरा एक मैटर है, हाँ जी मैटर है, तो इस मैटर में एटम्स रहे होंगे, यस एटम्स रहे होंगे। अरे भाई इन एटम्स में ना इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि इनके बीच में स्पेस ही नहीं होता, स्पेस ही नहीं होता। अब वाटर को आपने देखा होगा, वाटर को आप जिस शेप में डालते हो वैसी शेप ले लेता है। क्या रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे रीजन ये होता है कि जो वाटर के जो दो एटम्स हैं, ये जो दो एटम्स होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। एज कंपेयर टू सॉलिड इनके बीच में आपका जो ये डिस्टेंस है ये कम होता है। इसकी वजह से क्या भाई, जैसे ही इसको थोड़ा सा बाहर से फोर्स मिलता है तो ये क्या कर लेता है भाई, यहां से यहां आ सकता है, यहां से आ सकता है, ये यहां आ सकता है, यानी कि यहां पे आपका गैप होता है। लेकिन यहां पे कोई भी गैप नहीं होता इनके बीच का। इसे हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है सॉलिड के अंदर, वो ना के बराबर होता है। मान लो कि होता ही नहीं है, तो भाई अब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो क्या इसके पास कोई पॉसिबिलिटी है कि ये आगे चला जाए? अब ऐसा तो है नहीं कि ये एटम इस एटम के अंदर घुस जाएगा, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। दूसरी बात ये जी है ना, हम तो ऐसे पूरा धक्का लगाएंगे और इन पांचों को बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। लाखों करोड़ों में अवेलेबल है यहाँ पे एटम्स, इनको हराया नहीं जा सकता। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा भाई आपको, आप सभी ने सुना होगा कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे कि मैं अगर कहूं कि 44 ग्राम CO2 में बताओ भाई कितने एटम्स हैं, तो भाई 6.023 इंटू में 10 की पावर 23। देखो इतने एटम्स है भाई, है ना, इतने एटम्स होते हैं, तो ये तो कह ही नहीं सकते। तो ये कहानी समझ में आई कि सॉलिड का फिक्स्ड कंपोजिशन है भाई यहाँ पे, ठीक है। यहां पे देखो मेन एक ही बात है, सॉलिड की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो लिक्विड से अलग इसलिए है क्योंकि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ना, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है भाई। यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होती है, उसके बाद लिक्विड और सबसे कम गैसेस के अंदर होती है, सबसे कम गैसेस के अंदर होती है। तो भाई फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, ये बात समझ में आई है ना। मास, वॉल्यूम, डेफिनेट, सेम, डेंसिटी इनकी फिक्स है सब, है ना। तो देखो भाई दूसरा यहां पे बताते हैं पैकिंग। देखो सॉलिड जो है ना वो मोर क्लोजली पैक होते हैं, वो बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं। क्यों होते हैं क्लोजली पैक? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, ठीक है। सॉलिड में देखो, सॉलिड में आपको गैप नजर आ रहा है, सॉरी लिक्विड में आपको गैप नजर आ रहा है, तो इसलिए देखो ये रहा। गैस में आप देखोगे तो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। उसके बाद गैसेस तो वेरी लूज पैकिंग और लीस्ट क्लोज पैकिंग होती है ना। गैस को अगर आप है ना दो बंदों को, मान लो कि गैस क्या है कि अगर दो पार्टिकल है गैस के, अगर आप छोड़ोगे तो वो एक उस कोने में एक उस कोने में मिलेगा, है ना, इस तरीके से मिलेंगे। लेकिन सॉलिड वाले इकट्ठे रहते हैं, है ना, सॉलिड वाले इकट्ठे रहते हैं। गैस क्या है, जब भी फैल जाएंगी पूरे कमरे में, है ना। कभी आपने देखा है कि भाई आपकी जो कुर्सी वो फैल गई हो पूरे कमरे में? नहीं होता ना ऐसा। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और गैस एकदम से फैल जाती है ना। गैस फैलने के तो एग्जांपल आपने खूब सारे देखे होंगे डेली लाइफ में, है ना। आप परेशान रहते हो जी गैस बहुत फैल रही है जी, है ना, काफी टाइप की गैसेज होती हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको कौन सी गैस के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी है भाई। तो मेरे हिसाब से पैकिंग आपको समझ में आई होगी। अब इसी को आगे समझते हैं। देखो डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो भाई इसका भी आप मास सेम रख दो, इसका भी आप मास सेम रख दो, इसका भी मास सेम रख दो, लेकिन डेंसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड की ही होगी। डेंसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड की ही होगी। क्यों होगी भाई? अरे देखो भाई डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास तो बराबर है, अगर इसकी वॉल्यूम तो बहुत कम है भाई, इसकी तो वॉल्यूम पूरे कमरे में फैली हुई है। गैस की वॉल्यूम को तो यह कहा जाता है, जो कमरे की वॉल्यूम होती है ना वही गैस की वॉल्यूम भी होती है, जो कमरे की वॉल्यूम होती है वही गैस की वॉल्यूम भी होती है। तो देखो यार वॉल्यूम कितनी बड़ी, जितनी ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगी डेंसिटी उतनी कम, क्योंकि डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। देख लो भाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास और पर यूनिट वॉल्यूम। तो भाई देखो अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी ना, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? देखो ये इससे और काफी अच्छे से समझो। देखो यहां पे क्या है बिल्कुल आपका,
है ना, यहां पे आपकी क्या वॉल्यूम ये दिखाई दे रही है ना, और आपका देखो यहां पे गैप काफी कम, ज्यादा आइटम्स है ना, आपको ज्यादा आइटम्स दिखाई दे रहे थे, देखो दोबारा से, ज्यादा आइटम्स हैं कम जगह पे, यहां पे क्या है, उतनी ही जगह पे कम आइटम्स हैं, उतनी ही जगह पे देखो स्पेस खाली पड़ा है, तो डेंसिटी देखो, है ना, और यहां पे देखो भाई, यहां पे तो और भी कम है, इतनी ही वॉल्यूम में और भी कम एटम्स आएंगे, तो इसलिए भाई तो डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। तो यहां पे देखो भाई हाई डेंसिटी किसकी रही होगी, सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी सॉलिड की, फिर लिक्विड की, और सबसे कम गैसेस की होती हैं, सबसे कम गैसेस की होती हैं भाई। अरे समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है, तो ये सॉलिड के लिए बता दिया। उसके बाद देखो भाई, ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया अभी तक। आगे हम बात क्या करते हैं भाई, देखना इस चीज को भी समझना आप काफी अच्छे से। माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ए सॉलिड, अगर आप एक सॉलिड को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको वो कैसा दिखाई देता है, देखना भाई ध्यान से। तो ये देखो भाई, आपने डायमंड एक सॉलिड है, हार्डेस्ट मटेरियल कहा जाता है, आप सभी को पता, कांच को काटने के लिए डायमंड के कटर होते हैं, कांच को काटने के लिए जो ग्लास होता है, आपने कभी देखा हो तो, है ना, इसको अभी एनालिसिस करते हैं भाई इसका। देखो अब यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, है ना, तो देखो एटम्स की पैकिंग ऐसे होती है, ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, एटम्स है ये, तो काफी क्लोजली पैक होते हैं ये, है ना, काफी क्लोजली। और दूसरा ये आपका क्या होंगे, क्रिस्टल, आगे तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, क्रिस्टल बनते हैं इनके, है ना, आगे तो बहुत सारी चीजें पढ़नी इस टॉपिक में, बिल्कुल मजा आ जाएगा एकदम से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड की अगर आप बात करोगे तो सॉलिड्स ऑफ हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, उनका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है। इस कंपोजिशन का मतलब क्या, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। हैव फिक्स्ड मास, इनका मास फिक्स होगा, है ना, इनकी वॉल्यूम फिक्स होगी, इनकी सेम फिक्स होगी। क्यों शेप फिक्स क्यों होगी, अरे भाई जगह ही नहीं है ना, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है तो जगह ही नहीं बचती है यहां पे। डेंसिटी, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी की बात करोगे तो सबसे ज्यादा सॉलिड की, फिर लिक्विड की, और फिर गैस की। एक्सेप्शन देखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया तो मैं बता देता हूं। देखो भाई, ये जो डेंसिटी है ना, आइस की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से, यानी कि ये तो लिक्विड फॉर्म है भाई, ये तो आपकी लिक्विड फॉर्म है भाई, और ये तो आपकी सॉलिड फॉर्म होती जी। तो यहां पे आपने अभी अभी एक्सप्लेन किया कि सॉलिड फॉर्म की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड से, अब आप कह रहे हो कि लिक्विड की, यस बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है ना। देखो भाई, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके पीछे का रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके पीछे का रीजन क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है वो बताएंगे। वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहे, ठीक है। अब होता क्या है, देखो भाई, आइस में क्या कि ये वाटर है, तो मान लो कि वाटर के ये 4 पार्टिकल हैं इस प्रकार से, तो ये क्या करते हैं, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ये ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि देखो भाई, ये इस तरीके से यहां पे इस तरीके से क्या कर लेते हैं, ये बना लेते हैं। तो यहां बीच में है ना खाली जगह रह जाती है ना, जब वो आपका आइस के फॉर्म में होता है तो बीच में जगह खाली रह जाती है, ठीक है। तो जगह खाली रह गई और एटम्स उतने ही, यानी कि वॉल्यूम कम हो गई, मतलब देखो वॉल्यूम ज्यादा हो गई और एटम्स कम हो गए, तो इसका मतलब क्या कि डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। इसके पीछे का रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखिएगा कि आइस की, और ऐसा बोला जाता है कि जो मैक्सिमम आइस की जो मैक्सिमम, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आइस की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, तो ये बात आप ध्यान में रखना, 4 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो वाटर होता है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके पीछे का रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपको काफी डिटेल में मैं पढ़ा दूंगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गई होगी पूरी कहानी, एक्सेप्शन क्यों है। सिर्फ आप तो ये ध्यान में रखो कि ये एक्सेप्शन क्यों है, एक्सेप्शन का रीजन है आपका ये वाला, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। आगे आ जाओ जी। इन सॉलिड्स इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट, देखो ये देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, सबसे कम, है ना, सबसे कम होता है भाई। देखो ये क्या समझाना चाह रहे थे, 2 दोस्त आए थे, है ना। आ जाओ भाई दोबारा से आ जाओ भाई। हाँ, कैन इट बी कंप्रेस्ड, क्या आप इसको कंप्रेस कर सकते हो,
नहीं कर सकते जी, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एटम्स इतने क्लोजली पैक है कि एक सुई रखने की जगह नहीं है, एक सुई रखने की जगह। तो ये इनको कंप्रेस कैसे किया जा सकता है? किसी को भी कंप्रेस कब कर सकते हो? जब स्पेस हो। स्पेस होगा तो आप कंप्रेस कर दोगे, लेकिन ये कंप्रेस होने वाले नहीं है भाई, ये कंप्रेस होने वाले नहीं है। नो, ये देखो आ गया, हैंस सॉलिड आर इनकंप्रेसिबल। यस, बिल्कुल। आपने नहीं सुना होगा कि किसी सॉलिड को कंप्रेस कर दिया, है ना? हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, आपने सुनी होगी काफी, सीएनजी, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सारी चीजें होती है। सॉलिड हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, बिल्कुल सही है। सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है एटम्स में, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है ना? सॉलिड विद वीक आईएमएफ, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखो, है ना, हाई, ये जो है आपका इंटरमोलिकुलर, देखो सॉलिड में अगर वीक है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, आईएमएफ का मतलब है इंटरमोलिकुलर जो है आपका फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, अगर वो वीक है तो उनके लो मेल्टिंग पॉइंट होंगे, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे भाई, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो ये हमने बात की भाई, अभी तक समझ में आ गया होगा सभी को। तो देखो यहां पे क्या बताया गया कि ये सब फिक्स्ड होता है यहां पे, ठीक है। तो देखो, हाँ, एक और पॉइंट है कि ये जो पार्टिकल है ये वाइब्रेट करते रहते हैं, है ना? सॉलिड्स के जो ये पार्टिकल है एक ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सॉलिड स्टेट पार्टिकल ऑफ द मैटर्स, ठीक है। ये भी एक थोड़ा सा पॉइंट बताना था। कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन आ गए भाई। सॉलिड विद फिक्स कंपोजिशन हैव, सॉलिड विद फिक्स कंपोजिशन हैव मास, ठीक है, वॉल्यूम, शेप, ऑल ऑफ दीज, यस, ऑल ऑफ दीज। सॉलिड के सारी चीजें फिक्स होती हैं, उसका मास भी फिक्स होता है ना, मास भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होती है, शेप भी, सब फिक्स होता है भाई। ये ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाओ भाई, सॉलिड पार्टिकल हैव डैश इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मॉडरेट होते हैं या जीरो होते हैं? भाई स्ट्रॉन्ग होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉलिड हैव डैश मोशन, तो आप सभी को अभी अभी पढ़ाया कि सॉलिड के पार्टिकल एक जगह पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं, क्योंकि वो आपका रोटेशन नहीं कर सकते, है ना, ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, वो एक जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आएगा भाई आपका। चलो भाई, सिलेक्ट दी फॉल्स स्टेटमेंट आपको बतानी है। सॉलिड आर इनकंप्रेसिबल, ट्रू है भाई ये तो। सॉलिड हैव स्मॉल इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल ट्रू है भाई ये भी। सॉलिड पार्टिकल हैव रैंडम पोजीशन, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, तो सी इसका फॉल्स है। रैंडम पोजीशन नहीं होती भाई, एक फिक्स पोजीशन होती कि हमें यहां पे रहना, ये काम करना, वही काम वो करते हैं, तो ये हो गया भाई इसका आंसर, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट हमसे पूछी थी। अब बात करते हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं भाई थोड़ा सा, देखो अगर मैं बात करूं यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, तो भाई अगर मैं बात करूं सीबीएसई बोर्ड की, एचबीएसई बोर्ड की, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से इनके बीच का डिफरेंशिएट करो, है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, कोई भी आपका सीबीएसई हो, तो इनमें हमेशा 2 मार्क्स का क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड, ठीक है जी। अब बात समझ में आती है। अब एक बात बताओ जी हमें, आपने सबसे पहले मैटर से शुरुआत की थी, ठीक है, फिर आपने ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स मैटर को फर्दर डिवाइड किया आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस में, बहुत अच्छी बात है जी। अब आप सॉलिड को भी डिवाइड कर रहे हो, यस बिल्कुल भाई, बिल्कुल डिवाइड करेंगे, है ना। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ऐसे सॉलिड मिले होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज अलग है ना। तो पहले हमने देखा भाई मैटर में हमने देखा यार बहुत सारी ऐसी चीजें जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो हमने उनको डिवाइड कर दिया अलग अलग से। फिर हमने क्या देखा भाई कि सॉलिड में फिर हमने क्या कर दिया भाई, सॉलिड को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हिस्से को बोला जाता है देखो भाई, किसी भी चीज का अगर डिवाइड होता है, कोई भी चीज अगर आप बांटते हो तो कोई ना कोई बेस तो रखते हो ना, कि भाई मैं इस बेस पे बांट रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मुझे क्लासरूम को बांटना 2 हिस्सों में, मेरे पास बहुत सारे मेथड है। पहले मैं ये बांट सकता हूं भाई, गर्ल्स का अलग बैच, गर्ल्स यहां पे बैठेंगी, बॉयज यहां पे बैठेंगे, तो एक ये डिवाइड हो गया। दूसरा, मैं ऑन द बेस ऑफ एज, भाई इतनी एज वाले यहां पे, बहुत सारे मेथड है मेरे पास, ठीक है। टॉपर्स यहां पे, है ना, बैक बेंचर्स पीछे, वो वहां, ऐसे पूरी कहानी। तो भाई देखो, अब है ना, हमने मैटर को डिवाइड किया था स्टेट्स में, किस हिसाब पे, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन। अब ये किस हिसाब से डिवाइड कर रहे हो जी, तो ये डिवाइड किए जाते हैं इनकी अरेंजमेंट, कि सॉलिड में जो अरेंजमेंट्स होती हैं, आपका एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है, उसके हिसाब से सॉलिड्स को फर्दर डिवाइड किया गया।
क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। इसी अमोर्फस को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल देते हैं कि भाई ये ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं, या यहां पे आप एक अलग क्लास भी बना सकते हैं, यहां पे सुपर कूल्ड लिक्विड, है ना। कि देखो यार क्या है कि काफी हमारे पास ऐसे चीजें होती हैं जो लिक्विड होते हैं लेकिन उनको हम इतना ठंडा कर देते हैं कि वो सॉलिड बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, जो हमारी चेयर्स होती हैं प्लास्टिक की, वो क्या है, वो सुपर कोल्ड लिक्विड है। इसके पीछे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। देखो इसके पीछे एक और एग्जांपल है भाई, है ना। जो आपकी पुरानी बसेस होती हैं, बहुत पुरानी बस हो जाती हैं 20-20, 25-25 साल की, तो उनके खिड़कियों का जो दरवाजा होता है, खिड़कियां बंद ही नहीं होती है, खिड़कियां बंद ही नहीं होती है। या फिर आप किसी बहुत पुरानी बिल्डिंग में रह रहे हैं तो उसकी भी जब आप खिड़की को बंद करते तो वो भी बंद नहीं होती है। क्या रीजन है जी? रीजन है ग्लास। क्या है? जो आपके बसों की जो खिड़कियां बनी हुई है वो भी ग्लास की बनी हुई है, और जो आपकी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनकी भी जो खिड़कियां वो ग्लास की बनी हुई है। एंड ग्लास इज सुपर कोल्ड लिक्विड, ग्लास इज अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड है, अगर वो अमोर्फस सॉलिड है तो वो तो रियलिटी में तो वो कैसा है भाई, अंदर से तो वो क्या है, वो लिक्विड ही है, अंदर से तो वो लिक्विड है। और लिक्विड की तो प्रॉपर्टी होती कि फ्लो करता है, फ्लो करता है, फ्लो करता है, ठीक है। अब देखो अगर ग्लास है, वो क्या है, ग्लास क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, तो लिक्विड की प्रॉपर्टी फ्लो करेगा, तो क्या होता है कि रेट बहुत कम होता है ना। हमने सॉलिड फॉर्म दिखा रखा है उसका, तो उसका फ्लो करने का रेट बहुत कम होता है। लेकिन 20-25 साल में क्या हो जाता है, 20-25 साल में वो फ्लो कर करके नीचे बिल्कुल मोटा हो जाएगा। नीचे से आप ध्यान से देख लेना, कभी भी किसी भी बस का, बहुत पुरानी बस होनी चाहिए, बहुत पुरानी बिल्डिंग होनी चाहिए 20-25 साल पुरानी, तो उसका नीचे देखना बिल्कुल मोटा मोटा दिखाई देगा आपको, ग्लास नीचे से मोटा हो जाएगा। अगर मोटा हो जाएगा तो फिर कैसे आगे पीछे होगा भाई, कैसे वो खिड़की बंद होगी, जो उसकी जगह नहीं थी वहां पे ऊपर से फ्लो करके ग्लास नीचे आके डिपॉजिट हो चुका है। क्यों? ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सीबीएसई में भी और आपके और स्टेट बोर्ड्स में भी पूछते हैं कि बताओ भाई क्यों ऐसा होता है, तो रीजन क्या दोगे, ग्लास इज अमोर्फस सॉलिड, ग्लास इज अमोर्फस सॉलिड। तो भाई मैंने काफी क्लियरिटी दी होगी आपको टॉपिक में। तो ऑन द बेसिस ऑफ arrangement in their atoms, solids are divided into two categories and crystalline and amorphous। इनमें से भी एक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइन। पूरा जो चैप्टर चलेगा ये वो इस क्रिस्टलाइन के इर्द गिर्द घूमेगा। देख लो भाई, ये देखो क्रिस्टलाइन बाहर निकल के आ रहा है, क्रिस्टलाइन की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा जी आगे आ जाओ भाई। अमोर्फस, तो सॉलिड टू टाइप्स का, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। तो आप क्रिस्टलाइन की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इनकी डेफिनेशन भी बता रहा हूं मैं, मेन अरेंजमेंट की डेफिनेशन होती है। तो भाई क्रिस्टलाइन के एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि जो कॉमन सोल्ट होता है, कॉमन सोल्ट बोले तो NaCl, इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को NaCl बोलते हैं, NaCl। तो NaCl किस टाइप का सॉलिड है भाई, अगर आपसे कोई पूछ ले तो NaCl को आप बहुत ध्यान से देखना, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है भाई। ये क्या होता है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और किस टाइप का होता है भाई, ये आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये आपका FCC टाइप का है ना, फेस क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल होती है इसके अंदर। सब पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना एकदम भी, ठीक है। और भाई जो भी बच्चे जेईई नीट के हैं उनके लिए तो इतनी जबरदस्त ट्रिक्स है ना, सीबीएसई वालों के लिए भी जबरदस्त ट्रिक। तो सारे लेसन देखिए और फिर आपका अगर एक क्वेश्चन भी सोल्व ना हो सॉलिड स्टेट से तो मुझसे बात कर लेना, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा यहां पे, ठीक है भाई। आ गई बात समझ में। देखो ज्यादा बातें करता नहीं हूं, बार बार तारीफ भी नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी तारीफ बड़ी जरूरी है भाई, है ना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, आप सभी को बता ही दिया मैंने कि NaCl होता है कॉमन सॉल्ट, तो सोडियम क्लोराइड NaCl हो जाएगा भाई आपका, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। देखो ये दिखाया गया कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब देखो Cl नेगेटिव बड़ा दिखाया, Na पॉजिटिव छोटा, ऐसे क्यों कर दिया? अरे जी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको बताया जाता है कि अनायन का साइज बड़ा होता है, कटायन का साइज छोटा होता है। अनायन हमेशा बड़ा रहेगा, कटायन छोटा रहेगा। अनायन पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ज्यादा हो जाएगा। ये सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का पार्ट है, मैं मान के चल रहा हूं कि 11th क्लास में आप ये सब पढ़ चुके हो, ठीक है, फिर भी मैं बताता रहूंगा। तो हाउ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन आर अरेंज इन अ क्रिस्टल लैटिस, कैसे अरेंज होते हैं भाई, बताएंगे ना कैसे अरेंज होते हैं। NaCl की स्ट्रक्चर बढ़ाऊंगा डिटेल में बाद में, FCC टाइप के होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है।
अच्छा भाई देखो ये रहा, देखो ये रही कहानी कि यहां पे देखो Na पॉजिटिव, एक Na पॉजिटिव 6 Cl नेगेटिव से घिरा हुआ होता है और एक Cl नेगेटिव 6 Na पॉजिटिव से घिरा हुआ होता है। इसको मैं पढ़ाऊंगा, इसीलिए बोला जाता है कि NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, 6 NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव 6, उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? देखो भाई मैं है ना बिल्कुल बेसिक से लेके और बिल्कुल एडवांस तक पढ़ा दूंगा, जबरदस्त तरीके का पढ़ा दूंगा, ठीक है भाई। आ जाओ आगे। तो देखिए 3 डायमेंशनल फिगर होता है, 3 इसे है ना रेगुलर। देखो भाई यहां पे आपको जो एटम्स दिख रहे हैं ना एक रेगुलर ऑर्डर में दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि Na पॉजिटिव कहीं पे बैठा है ना, Cl नेगेटिव कहीं पे बैठा है, ऐसा नहीं है भाई। बिल्कुल एक वेल डिफाइंड है ना, एक अच्छा ऑर्डर है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये स्ट्रक्चर देखने में कितनी अच्छी लग रही है, तो इसकी प्रॉपर्टीज तो बहुत अच्छी मिली होंगी। इसको मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से क्लियर करने वाला हूं। तो रेगुलर, यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस, सच होमोजेनियस यूनिफॉर्म अरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन का जो पहला पॉइंट होता है ना, यहां पे जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो यूनिफॉर्म होती है, वेल डिफाइंड होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो ऐसे सॉलिड जहां पे एटम्स वेल डिफाइंड हो, वेल अरेंज्ड हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, रेगुलर हो, यूनिफॉर्म हो, होमोजेनियस हो, इस टाइप के सॉलिड को हम कहते हैं, इस टाइप के सॉलिड को हम क्या कहते हैं भाई? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जहां पे डिसिप्लिन होता है, देखो यहां पे डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब तो यह है कि यहां पे बिल्कुल अच्छे से ऑर्डर है, तो वहां पे क्वालिटीज भी होती है। इसीलिए भाई क्रिस्टलाइन में बहुत ज्यादा क्वालिटीज होती है, अमोर्फस में नहीं होती। वो डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तो यहां भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड आर होमोजेनियस सॉलिड, ठीक है, होमोजेनियस सॉलिड है भाई, पहला पॉइंट तो ये रहा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, देखो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये एक पूरा, ये तो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है ना, सारा पढ़ाएंगे। जर्नल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट की गई है ऐसे, NaCl की ऐसे होती है भाई, है ना। उसके बाद देखो ये रहा, तो ये भी एक वेल डिफाइंड, देखो बी है ना। जब भी आप 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे परेड देखते हो तो एकदम से जबरदस्त लगती है आपको देखने में, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है भाई देखने में। देखो ए बी है ना, ये बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट होती है यहाँ पे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? क्रिस्टलाइन के बारे में मैंने ये पॉइंट पढ़ा कि होमोजेनियस सॉलिड होते हैं, है ना, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका मतलब क्या जी? इसका मतलब ये है भाई, देखो अब एक बात मुझे बताओ, क्या आपने कभी सुना है कि भाई गुंडों की पूरी एक फौज है, बहुत बड़ी आर्मी है ना? आपने सुना है कि गुंडे भाई इतने सारे हैं पूरे देश में? नहीं है ना। आपने क्या सुना भाई? मुंबई में ये गुंडे है ना, दिल्ली के ये छोटे छोटे है ना, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी। लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि इंडियन आर्मी इतनी है, लाखों में है। क्यों है भाई? एक वेल ऑर्गेनाइज फंक्शन है भाई, एक वेल ऑर्गेनाइज, वेल डिफाइंड, सभी को पता है क्या करना है ना, कहां पे किससे लड़ना है, सब वेल डिफाइंड है। क्या गुंडों में ऐसा है क्या? जो आपके जो होते हैं आपके, है ना, जो दंगे करते हैं, क्या उनको ऐसा कुछ पता होता है क्या? कोई एक बंदा कहता है ये कर दे, वो कर देते हैं। इसीलिए भाई कोई वेल डिफाइंड ऑर्डर नहीं होता है। अब ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जहां पे क्वालिटीज होती है, जहां पे एक वेल फंक्शन होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड थिंग्स होती हैं, वहीं पे लंबी लंबी चीजें बन सकती हैं। इसीलिए ये बात याद रखिएगा कि क्रिस्टलाइन हमारी फौज होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड फौज जैसे होते हैं। काफी डिसिप्लिन, आप सभी ने सुना होगा कि हमारी इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन सबसे जबरदस्त होता है। इसीलिए भाई यहां पे भी ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने का मतलब ही ये है कि यहां पे वेल डिफाइंड अरेंजमेंट्स होती है। इसकी वजह से ये जुड़ते जाते हैं, ठीक है भाई। व्हाट इज एन ऑर्डर, ठीक है, व्हाट इज एन ऑर्डर। इस लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं थोड़ा सा समझाता भी चलूं ऐसे का, इसका मतलब ये कि आपको ऐसे मिलेंगे, ये पूरी अगर मिलेंगे ना, ये लाखों में, मतलब लाखों की चेन मिलेगी इनकी, है ना, लाखों की चेन मिलेगी, ठीक है, लाखों की चेन मिलेगी आपको। ऐसे ऐसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसे बोलते हैं। जैसे ये हो गया भाई, एक ये हो गया। इसी प्रकार देखो, है ना, ये आपका मान लो यहां पे, तो ये देखो ऐसे ऐसे मिलेंगे ये, यानी कि लंबे लंबे ऑर्डर्स में मिलते हैं। इनका जो नंबर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब ये होता है भाई, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, आगे आगे क्या कर रहा है? व्हाट इज एन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। ऑर्डर का मतलब देखो यहाँ पे क्या बताया गया आपको। ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर अप्लाइंग्स टू सॉर्ट ऑफ द रिपीटेशन द स्ट्रक्चर, बार बार रिपीट होना स्ट्रक्चर का, बस यही है जो मैंने बताया एटम्स का। समवट लाइक पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? जहां से आप चले वहीं पे पहुंच गए, जहां से आप चले वहीं पे पहुंच गए, उसी को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। सेम फंडा यहां पे भी होता है भाई, सेम फंडा आपका यहां पे भी होता है।
सो वाई लॉन्ग रेंज, ये लॉन्ग रेंज क्यों होते हैं भाई? लॉन्ग रेंज सिंपली कंटिन्यूटी, इनकी कंटिन्यूटी होती है भाई, वेल डिफाइंड चीजें होती हैं। देखो देख लो भाई, ये स्ट्रक्चर देख लो, सॉलिड स्टेट ऐसे पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा जबरदस्त तरीके का। अब है ना, डिजिटल बोर्ड का फायदा ही तो ये है कि ऐसी ऐसी चीजें दिखाएं आपको। तो देखो कितने अच्छे लग रहे थे भाई दिखने में, है ना, कितने अच्छे लग रहे थे वो दिखने में। ये आगे जी, ये देखो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लंबी लंबी क्रिस्टल्स होते हैं, यूनिट सेल सुना होगा आपने, वो सब पढ़ाएंगे भाई आपको काफी डिटेल में पढ़ाएंगे, है ना। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो देख लो भाई, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट, वेल ऑर्डर्ड, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। अब देखो, हाउ आर दीज सॉलिड बिल्ड्स, है ना, तो ये सॉलिड्स कैसे बनते हैं, तो आगे देखते हैं भाई कैसे बनते हैं, बताओ भाई, है ना। तो देखो यहाँ पे देखो, ये रहा भाई आपका क्यूब, या आपने सोल्व भी किया हुआ, तो देखो कैसे बनते हैं। एक ये बेसिक यूनिट लिया आपने, आपका घर कैसे बनता है? एक यूनिट से ही तो, एक ईंट से शुरुआत होती है, एक ब्रिक से शुरुआत होती है, एक ईंट रखते हो उसके ऊपर दूसरी। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं, ये एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है, एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है जो बार बार रिपीट होकर पूरा एक क्रिस्टल बना लेती है, पूरा एक घर बना लेती है। तो देखो भाई कैसे होंगे, देखो अब ये मान लो, ये इसके ऊपर हमने एटम्स रखे हुए हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये एक यूनिट सेल है, देखो दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब देखो ये दोबारा से इसके ऊपर, अब देखो ये पूरी बिल्डिंग बन जाएगी, देखते जाओ पूरी बिल्डिंग बन रही है। अरे दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना सभी को? देखो एक से शुरुआत हुई थी, एक से शुरुआत हुई थी, और ये देखो पूरा मकान बना दिया भाई एकदम से। तो ये जो प्रॉपर्टीज हो सकती है, किसकी हो सकती है? क्रिस्टलाइन की ही हो सकती है भाई, ये अमोर्फस ऐसा नहीं कर सकता। तो यहां से जहां से शुरुआत की थी वो क्या थी? द स्मॉलेस्ट यूनिट, उसी को हम यूनिट सेल बोलते हैं। एंड यूनिट सेल डिफाइन करोगे क्रिस्टलाइन के लिए, पूरा चैप्टर क्रिस्टलाइन का है ये, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा भाई बिल्कुल अच्छे से। यूनिट सेल, इसी को यूनिट सेल बोलते हैं भाई। जैसे ये एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये यूनिट सेल है, ठीक है। इसको आगे पढ़ा देंगे भाई, इसका अच्छे से एमसीक्यूज करते हैं भाई कुछ। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर डैश एंड डैश हैव ऑर्डर, तो भाई होमोजीनियस होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, होमोजीनियस शॉर्ट रेंज, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही टाइप से बेसिकली बोल सकते हैं, होमोजीनियस है ना। हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब एक जैसे। तो होमोजीनियस और लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, यस बिल्कुल सही है, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आओ भाई। NaCl किसका एग्जांपल है भाई? क्रिस्टलाइन का एग्जांपल है, और क्रिस्टलाइन में भी आयनिक क्रिस्टलाइन का एग्जांपल है। अब क्रिस्टलाइन को भी डिवाइड करेंगे, अब क्रिस्टलाइन को भी डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी मैं सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, है ना। ऑर्डर इंप्लाइज का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी, है ना, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी बोल दो इसको, रिपीटिविटी, पीरियोडिसिटी एक ही बात है। उसके बाद भाई द बेसिक यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। क्या बोलेंगे इसको? यूनिट सेल बोलेंगे। तो ये था भाई हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो प्रॉपर्टीज की बात करें, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? दे हैव शार्प मेल्टिंग और डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी जबरदस्त एग्जांपल से समझा दूंगा। देखो भाई क्या पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं जी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं क्रिस्टलाइन के। क्यों होते हैं भाई? शार्प का मतलब क्या है? शार्प का मतलब ये है भाई, मान लो कि मुझे क्लास लेनी थी, कितने बजे? 8 बजे। मुझे रात को 8 बजे क्लास लेनी थी, और मैं कब पहुंच गया भाई? बिल्कुल 8:01 पे मैं पहुंच गया। तो भाई जो भी मैनेजमेंट होगी वो क्या कहेगी? अरे संजय सर तो है ना बिल्कुल टाइम के पक्के हैं, बिल्कुल शार्प टाइम पे पहुंच गए हैं, है ना। अगर मैं 8 पे पहुंच जाता तो वो कहते यस कमाल, बिल्कुल 8 बजे पहुंच रहा था, 8 बजे क्लास में पहुंच गए, है ना। लेकिन 8:01 को भी हम कहेंगे यार बड़ा शार्प है यार, 8 बजे का, और टीचर तो 8:30 बजे आते हैं, सर तो 8:01 पे पहुंच चुके हैं, है ना। तो इसका मतलब ये शार्पनेस है, इसका मतलब होता है शार्पनेस, है ना, शार्पनेस। एक बंदा भाई 8:30 का टाइम देके और 10 PM पे आए, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे उसको? क्या ये शार्पनेस है क्या ये, है ना? कहोगे नहीं जी ऐसे इसको तो हमको मतलब ही नहीं ऐसे टीचर से, तो है ना 8 बजे क्लास थी 10 बजे पढ़ाने को आ रहा है, ऐसे थोड़ी नहीं बात बनेगी, है ना। इसको ये होता भाई शार्पनेस का मतलब। अब भाई क्रिस्टलाइन शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं, है ना, शार्प ही क्यों होते हैं क्रिस्टलाइन के? क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन है डिसिप्लिन का। एग्जाम्पल देखना, मेरा खुद का बनाया हुआ एग्जाम्पल है, और ऐसे एग्जाम्पल से ही समझाता हूं मैं स्टूडेंट्स को, ऐसे एग्जाम्पल से ही समझाता हूं मैं। देखो भाई क्या है कि हमारे पास, मैं दो पार्टीज ले लेता हूं, पार्टी ए पार्टी है और एक बी पार्टी है। यहां पे ए पार्टी का मतलब है भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड से,
ए पार्टी का मतलब किससे है? क्रिस्टलाइन सॉलिड से। बी पार्टी का मतलब किससे है? बी पार्टी का मतलब किससे है भाई? अमोर्फस सॉलिड से। किससे भाई? अमोर्फस सॉलिड से, है ना। ए का मतलब क्रिस्टलाइन, बी का मतलब अमोर्फस। अब देखो ये भी क्या भाई, देखो ये क्या कर रहे हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना, धरना कर रहे हैं, किसी मांग को उठा रहे हैं सरकार के सामने। क्या कर रहे हैं जी? हमारी ये मांग पूरी करो, है ना, स्कूल खोल दो, स्कूल बंद कर दो, स्कूल की फीस कम कर दो, ये कर दो। यानी कि दोनों पार्टीज क्या कर रही हैं? मांग कर रही है। ये क्रिस्टलाइन है। तो यहां पे भी 1 लाख बंदे बैठे हैं भाई, यहां पे भी 1 लाख है और यहां पे भी 1 लाख है। ये अपना धरना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। लेकिन दोनों में क्या है? डिसिमिलैरिटी बहुत है। कैसे? ये जो 1 लाख है ना, ये 1 लाख ऐसे बैठे हैं बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए। इनको पता भी है, इनका लीडर कह रहा जी आपको बैठे रहना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है, अहिंसक रहना आपने। यानी कि पूरे वेल डिफाइंड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और लंबे लंबे बैठे हैं, है ना। मान लो अगर ये 1 लाख है तो इन्होंने 50-50 हजार की दो क्या बना रखी हैं? 2 कंपनियां बना रखी हैं, 50-50 हजार ये बैठे हैं, है ना। लेकिन ये भाई साहब क्या? अमोर्फस वाले। अमोर्फस का कोई लीडर नहीं, कोई कहना नहीं, है ना। क्या हो गया भाई? 10,000 बंदे यहां पे बैठे हैं। लो जी ये 10,000 बैठे हैं, मान लो ये 10,000 बंदे यहां पे, 10,000 बंदे यहां पे बैठे हैं, है ना। 10,000 बंदे यहां पे बैठे, ऐसे ऐसे करके बैठे, दूर दूर बैठे हैं, है ना। पहली बात तो छोटे छोटे ग्रुप बनाए हुए हैं। दूसरी बात उनके बीच में डिस्टेंस बहुत है, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत है। ठीक है जी। अब बताओ भाई, अब क्या हो गया? ठीक है, पुलिस ने कह दिया भाई अब निकल जाओ यहां से जितना जल्दी हो। पुलिस ने वार्निंग दे दी है जितना। इनको देखो भाई, अमोर्फस सॉलिड को शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड को शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं। अब पुलिस ने क्या कर दिया भाई? पुलिस ने कहा जी लाठी चार्ज होने वाली है, जिसको निकलना है निकल लो, जिसको निकलना है निकल लो, नहीं तो भाई, है ना, बहुत अच्छी सेवा हो जाएगी। तो क्या हुआ भाई? जैसे ही, अब देखना यहां पे, जैसे ही यहां से पुलिस आ गई भाई, है ना, पुलिस आ गई, पुलिस के पास डंडा है, एक को पड़ा, इसने कहा पड़ गया, डंडा पड़ गया, भाग चलो, निकल जाओ यहां से। तो एक को पता लगते ही सबको पता लग गया। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर थे एंड वेल डिफाइंड थे, वेल ऑर्गेनाइज थे। तो इसलिए एक को जैसे ही पड़ा, ये भाग के निकल गए। जबी इसका मतलब समझ रहे हो? इस पुलिस का मतलब यहां पे टेम्परेचर से है। इस पुलिस का मतलब टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर करना स्टार्ट करोगे तो धीरे 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 क्या हो जाएंगे ये? एकदम से। अगर इनको 100 डिग्री पे मेल्ट होना है तो 101 तक मेल्ट हो चुके होंगे, 101 तक मेल्ट हो चुके होंगे, जा चुके होंगे सारे। लेकिन ये वाले, इनका तो बुरा हाल ना होना भाई। कैसे? देखो पहली बात तो ये है कि पुलिस इनको मारेगी तो ये इनको बताने नहीं जाएंगे, ये सोचेंगे यार अपनी जान बचा लें, बस वही बहुत है, अपनी जान बच गई तो बस बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। पहली बात तो ये भाई, ये बताने नहीं जाएंगे। दूसरी बात, पुलिस के नंबर भी बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे। अब इसको तो एक को तो 2-4 पुलिस वालों ने मारा होगा, अब तो इनको तो बहुत सारे पुलिस आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि पहले पुलिस इनको पीटेगी, उसके बाद पुलिस इनको पीटेगी, उसके बाद इनको, तो काफी टाइम लग जाएगा एंड पुलिस की क्वांटिटी भी काफी बढ़ जाएगी। तो यही समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। इसीलिए अगर इनको 100 डिग्री पे मेल्ट होना था तो ये मान लो कि 200 डिग्री पे, 150 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेल्ट होंगे। इसको बोला जाता है कि अमोर्फस सॉलिड के शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन के शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। रीजन एक ही है कि वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्डर्ड इनके बीच की अरेंजमेंट्स होती हैं। तो भाई मैंने देखो कितना जबरदस्त एग्जांपल दिया। आप ये बात याद ना रखोगे, लेकिन मेरा आंदोलन और पुलिस वाला एग्जांपल आपको बिल्कुल याद होने वाला है, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, है ना। समझ में आ रही है ना बात? तो ये थी भाई पूरी कहानी। तो समझ में आ गया होगा भाई। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है जी? हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है? देखो भाई, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? इस फ्यूजन का मतलब होता है किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। इस प्रोसेस को फ्यूजन बोला जाता है ना। अरे मेल्ट कौन होता है? सॉलिड ही तो मेल्ट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट। तो इनकी एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है भाई। हाँ, इतने पे हम भाई, है ना, ये सॉलिड कहेगा भाई अगर मुझे ना 100 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा ना तो मैं तो भाई लिक्विड में कन्वर्ट हो जाऊंगा। तो शार्प है वो भी। समझ गए भाई, समझ गए? सभी को पॉइंट क्लियर हो गया? तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। आगे और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता भाई? ये लो जी, ये मेल्ट हो रहा है, देख लो, है ना। आइस एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग ऑफ आइस इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ।
मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रॉपर्टीज, वन मोर प्रॉपर्टी बताई गई है यहां पे, है ना, वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो क्या है भाई आपकी, वो क्या है, हाँ, इनको अगर आप चाकू से कट करते हो तो बिल्कुल आपको, है ना, काफी जो है नाइस कट दिखाई देता है। इसका भी रीजन समझाता हूं, ठीक है। देखो जैसे इसको कट करोगे तो बिल्कुल शार्प कट दिखाई देगा, बिल्कुल अच्छा कट दिखाई देगा। तो देखो इन विच केस एनर्जी रिक्वायर्ड टू कट वुड इज ग्रेटर, किसमें ज्यादा रही होगी, एक इसमें और एक इसमें। अरे भाई ये तो ऊबड़ खाबड़ सिस्टम है, समझ में ही नहीं आ रहा है। द करेक्ट आंसर इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, है ना, दोनों के लिए ही बिल्कुल अलग है। वेयर व्हेन वी ट्राई सी थ्रू डायमंड हाउ मैनी कलर वी डू सी, तो देखो भाई ये रहा डायमंड, तो इसका क्या मतलब था यहां पे, तो वी सी डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं, बोथ इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसको वो बताना चाह रहा है एन आइसोट्रोपी। इसको क्या बताना चाह रहा है, एन आइसोट्रोपी। दोनों बातें मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। वी हैव डिफरेंट, तो ये क्या है, देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज विच हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। हमारे पास अगर हम किसी डायरेक्शन में गए और एक फिजिकल प्रॉपर्टी अप्लाई करी, अगर वहां पे हमें डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू मिले तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एन आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपी। देखो भाई दोबारा से सुनो मेरी पूरी बात, है ना। अगर आपको, है ना, अगर आपको सेम प्रॉपर्टीज, देखो सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, आप किसी भी डायरेक्शन में गए अगर आपको सेम प्रॉपर्टी मिली ना, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है आइसोट्रोपी। क्या बोलते हैं, आइसो वर्ड यूज किया जाता है सेम के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं भाई, आइसोट्रोपिक। अगर आपको डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी मिले तो उसको बोलेंगे एन आइसोट्रोपी। क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रोपी। पहली बात आइसोट्रोपी, एक आपका एन आइसोट्रोपी। तो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी, तो यहां पे क्या भाई, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, देखो भाई, है ना, यहां पे आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एग्जांपल ऑफ एन आइसोट्रोपिक, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड किस टाइप के होते हैं, एन आइसोट्रोपिक। अरे सुनो यार, सुनो एग्जाम्पल सुनो भाई। आप आर्मी में जाओगे, आर्मी में आपको अलग अलग ब्रांच मिलेगी भाई। ये आपका जो है तोपों वाली ब्रांच है, ये आपके भाई जो हेलीकॉप्टर को संभालते हैं, ये इंजीनियर हैं। यानी कि देखो भाई, आपने मान लो ये आपका पूरा कैंटोनमेंट एरिया है, कैंट है ये आपका, है ना, पूरा कैंटोनमेंट है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट चीजें मिलेंगी, है ना भाई। यहाँ पे अलग है, इस डायरेक्शन में अलग है, इसमें अलग प्रॉपर्टीज हैं, इसमें अलग है। लेकिन भाई आप अगर जाओगे कहाँ पे भाई, गुंडों के इलाकों में, तो वहां पे तो सारे गुंडों के काम है खून करना, है ना, चोरी करना, यही काम तो रहेंगे। यानी कि ऑल डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज मिलेंगी। इसका मतलब, है ना, गुंडे कौन भाई, अनाइसोट्रोपी। करीम कौन भाई, करीम कौन, इंडियन आर्मी। समझ पा रहे हो क्या इस पॉइंट को। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, अनाइसोट्रोपी। इसको अभी मैं और एक्सप्लेन करता हूं काफी, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखो अब आप जबरदस्त तरीके से। दिस इज कॉल्ड अनाइसोट्रोपिक। याद रखना, ये डिफरेंस पॉइंट आएंगे बस, इसी को हम एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं। इसको अगर आपको डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी मिले, है ना, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनेट हो गया भाई। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव एबिलिटी टू चेंज द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। सच प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपी। फिजिकल प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, आपको हर डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है एनाइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक। समझ गए भाई, समझ गए। देखो इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब ये है, देखो अगर आप यहां पे जाओगे इस डायरेक्शन में तो आपको क्या मिल रहा है, ए। इस डायरेक्शन में जाओगे क्या मिल रहा है, इस डायरेक्शन में बी। इस डायरेक्शन में जाओगे तो क्या मिलेगा, ए बी। तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसी को क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रोपी। इसी को क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। अरे समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। ड्रा द टू लाइंस इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखो जी ये रही, इसमें आपको ए बी मिल रहा है, इसमें आपको ए मिल रहा है। तो कंपोजिशन ऑफ सॉलिड चेंजेस विद डायरेक्शन। इसका मतलब देखो ये आपका ए बी टाइप की है और ये आपका ए टाइप की है, एक आपका बी। द हेंस द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस। अरे इसका और एग्जांपल, ये रीजन होता है ना आइसोट्रोपी का। इसका एक और एग्जांपल देख लो यार, बहुत आसान एग्जांपल देख लो, है ना। NaCl देख लो,
Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे भी आपका Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ पे भी आपका Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इस डायरेक्शन में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको Na मिलेगा। सोडियम की तो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होती है भाई, सोडियम की तो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इसकी तो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होती है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक, एंड एनाइसोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो भाई आगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी क्या होती है? तो देखो आइसोट्रोपी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका अगर आप देखोगे यहां पे तो जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा है वो 1.5, सारी डायरेक्शन में 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिक्स में पढ़ाया जाता है आपको, है ना, वही है। तो इसको आइसोट्रोपी बोलते हैं, यानी कि सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड आइसोट्रोपी। ओके, आइसो वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए? सेम के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू ग्लास स्लैब, तो ये देख लो भाई, ये एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे। इन द ग्लास वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट चेंज विद डायरेक्शन। इसका मतलब ग्लास क्या है? आइसोट्रोपिक है। और आइसोट्रोपिक किसकी प्रॉपर्टी होती है? अमोर्फस की। तो ये बात मैंने यहां पे प्रूव कर दी है कि ग्लास एक अमोर्फस सॉलिड है। ये बात मैंने प्रूव कर दी है कि ग्लास एक अमोर्फस सॉलिड है। बिकॉज क्या? बिकॉज कंपोजिशन ऑफ सॉलिड डज नॉट चेंज विद डायरेक्शन, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे? आइसोट्रोपी इज। भाई आइसोट्रोपी किसकी प्रॉपर्टी होती है? अमोर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है भाई। ये बात मैंने समझाई थी आपको काफी अच्छे से, गुंडों वाला एग्जांपल याद रख लेना। ठीक है, तो व्हाट इज आइसोट्रोपी? एनाइसोट्रोपी का फिर क्या मतलब है? एनाइसोट्रोपी का मतलब बता दिया, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना, डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना। तो इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन है अरेंजमेंट्स का, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अरेंजमेंट मिल रही है, ये रीजन है। तो ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन द डिफरेंट डायरेक्शन, द टाइप ऑफ क्रिस्टल दैट डू नॉट हैव एन आइसोट्रोपी। तो ये आपके क्वेश्चन आ गए भाई। क्यूबिक क्रिस्टल, देखो भाई, क्यूबिक क्रिस्टल पॉइंट एक बार दोबारा से देखते हैं उसको दोबारा से। द टाइप ऑफ क्रिस्टल दैट डू नॉट हैव एन आइसोट्रोपी प्रॉपर्टी, तो वो क्यूबिक क्रिस्टल है। अगर वो सिर्फ क्यूबिक है, एक ही टाइप के एटम्स है, तो फिर वो क्या होगा? एनाइसोट्रोपिक हो जाएगा। इसका मतलब मैं आगे जाके समझ में आएगा आपको कि ऐसा क्यों बोला था मैंने। अब एमसीक्यूज आ गए हैं भाई कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल होता है जी। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, यस। दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, यस। दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, भाई क्रिस्टलाइन तो नहीं होते ना आइसोट्रोपिक, तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? डी इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब बात करते हैं भाई प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो वही आ गई। क्रिस्टलाइन आर शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, एनाइसोट्रोपिक होते हैं, है ना। देखो ये एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस का मतलब क्या होता है? आइसोमॉर्फस का मतलब होता है, देखो आइसो बोले तो सेम, आइसो बोले तो सेम। तो भाई देखो दो ऐसे सॉलिड जिनमें सेम, उनकी जो सेम टाइप की अरेंजमेंट आ रही हो, उनमें सेम टाइप का उनका ऑर्डर रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का जैसे कि आपने सुना होगा, अगर मैं बताऊं, ZnS आपका दो टाइप में पाया जाता है। ZnS है तो वो ZnS, उसको तो पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, उसको तो पॉलीमॉर्फिज्म। एक आपका दो टाइप में, जिंक ब्लेंड और वुडचाई, आपने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब कि दो अलग अलग कंपाउंड है, अगर वो सेम टाइप का क्रिस्टलैरिटी शो कर रहे हैं तो उसे हम आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। तो आइसोमॉर्फस इज एन ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही पार्ट होता है। तो आइसोमॉर्फिज्म मींस टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसी को आइसोमॉर्फस बोलते हैं, है ना। उसके बाद देखो भाई एग्जाम्पल दो भाई इसके, NaCl, MgO, इनका जो एटॉमिक रेशियो 1:1, क्या मतलब है 1:1 का? 1 ये क्या है? एक दूसरे के आइसोमॉर्फस है भाई। NaF एंड MgO आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर। कैसे? देखो भाई यहां पे अगर आप लोगे तो यहां पे भी सोडियम एक है, फ्लोरीन भी एक है, इसी प्रकार यहां पे मैग्नीशियम भी 2, ये भी 2, है ना, यानी कि रेशियो तो 1:1 आ गया ना, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? ये क्या है? हमारे आइसोमॉर्फस है एक दूसरे के, ठीक है। NaNO3 हो गया,
यहाँ पे भी यही रेशियो है भाई, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी हमारे आइसोमॉर्फस हो जाएंगे। ठीक है, और भी काफी चीजें होती हैं आइसोमॉर्फिज्म को देखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या भाई एक्सेप्शन है इसमें, जैसे NaCl और KCl। लग तो आपको रहा है कि आइसोमॉर्फिज्म 1:1, लेकिन भाई बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं आइसोमॉर्फिज्म के लिए, सिर्फ रेशो नहीं देखते हैं, बहुत सारी पॉइंट्स देखे जाते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो आइसोमॉर्फिस, क्रिस्टल सॉलिड आर पॉलीमॉर्फस भी होते हैं। पॉलीफॉर्मस का मतलब मैंने अभी बताया कि एक ही कंपाउंड की दो अलग अलग सॉलिड, अलग अलग क्रिस्टल होना, उसे पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। देख लो भाई, ए सिंगल सब्सटेंस क्रिस्टलाइज इनटू 2 और मोर फॉर्म एट डिफरेंट कंडीशन, इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। एग्जांपल है क्या भाई, कार्बन क्रिस्टलाइज एज ग्रेफाइट एंड डार्क डायमंड। जो कार्बन है वो डायमंड की फॉर्म में भी पाया जाता है, और वो आपका ग्रेफाइट की फॉर्म में भी पाया जाता है। ग्रेफाइट में वो HCP टाइप का होता है, डायमंड में वो FCC टाइप का होता है। ये HCP FCC क्या है सब बताएंगे, टेंशन ना लो, है ना। क्लियर है भाई। देखो ये ग्रेफाइट, ये डायमंड, दोनों महंगे है ना, दोनों महंगे नहीं, डायमंड बहुत ज्यादा महंगा है ना, ग्रेफाइट बिल्कुल नहीं कोई पूछता। रीजन रहा हुआ कुछ न कुछ देखेंगे। सल्फर भी मोनोक्लिनिक और रोम्बिक। देखो ये देखो मोनोक्लिनिक, ये आपका रोम्बिक, दो टाइप का, इसका मतलब ये भी क्या हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। MCQs डिस्कस करते हैं भाई। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर डैश एनाइसोट्रोपिक, यस एनाइसोट्रोपिक, आइसोमॉर्फिज्म यस, polymorphism yes, all of these the correct answer, all of these correct answer. In anisotropic composition of solid dash and dash different properties in different direction. ठीक है, तो देख लो भाई, remain same, क्या कंपोजिशन सेम रहता है डायरेक्शन में, देख लो, चेंज डायरेक्शन, चेंज पार्टिकल, तो भाई क्या आएगा, चेंज डायरेक्शन। ठीक है भाई, यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज में। द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन, तो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन। NaCl, KCl, NaNO3, ये सारे ही क्रिस्टलाइन जो आयनिक सोल्ट दिखते हैं ना आपको, है ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये सारे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। लो जी भाई, अब आगे चलो, आगे चलते हैं। अभी थैंक यू नहीं बोलने वाले हैं, अभी थैंक यू नहीं बोलने वाले हैं, थोड़ी सी देर में बोलेंगे थैंक यू। अब सॉलिड में मैंने अमोर्फस के बारे में पढ़ा, क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ाया सब कुछ आपको, क्रिस्टलाइन के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। अब बात करते हैं अमोर्फस की, अमोर्फस सॉलिड की, है ना। बात करने के लायक तो नहीं है ये, फिर भी बात करनी पड़ेगी भाई। ठीक है ना, अमोर्फस की बात करते हैं। अमोर्फस सॉलिड देखो, है ना, अमोर्फस सॉलिड, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन डिसऑर्डर्ड, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है ना, किसी को ये नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आपकी डेली लाइफ में आपने देखा होगा। मान लीजिए भाई, मान लीजिए है ना, यहां पे समझाता हूं मैं आपको इसका। मान लीजिए कि आपके पास क्या, कि आपकी फेयरवेल पार्टी हो रही है भाई, है ना, आपके स्कूल में फेयरवेल पार्टी हो रही है। अब आपने क्या देखा भाई यहाँ पे, अब देखो आपको बोला गया कि भाई 1 से 15 जो रोल नंबर तक जो बच्चे हैं, 1 से 15 जो रोल नंबर तक बच्चे हैं, उनका वो क्या कि वेल डिफाइंड, वेल ऑर्डर्ड है, बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। उनको पता है कि कहाँ बैठना, क्या करना है। मान लो भाई ऐसे सीट नंबर लगे हुए हैं, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, है ना, ऐसे सीट नंबर लगे हुए। तो ये 1 से 15 रोल नंबर काफी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, तो ये क्या करेंगे, अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाएंगे। 1 रोल नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। लेकिन ये जो है ना आपके 16 से लेके 30, ये है ना, बहुत ही शरारती, है ना, इन्होंने कुछ कहना नहीं मानना। अब क्या हुआ भाई, अब ये क्या हो गया भाई, है ना, ये देखो 15 नंबर यहां पे था, 16 नंबर यहां पे था, 17 नंबर यहां पे था, यहां पे 18 नंबर था। अब क्या हो गया भाई, अब क्या हो गया, 16 और 15 वाला बैठ गया 17 वाले पे, है ना, 18 वाला बैठ गया 20 वाले पे, ऐसे हो गया, है ना। इन्होंने अपनी पोजीशन पे बैठना पसंद नहीं किया। अब क्या हो गया भाई, अब देखो, अब ये तो 15 रोल नंबर है ना, क्या है, टीचर्स की नजरों में भाई पता है कि 1 पे 1 ही बैठा है, 2 पे 2 ही बैठा है। अब देखो भाई, जैसे ही पार्टी स्टार्ट हुई, जैसे ही डीजे स्टार्ट हुआ, नाचना गाना स्टार्ट हुआ, तो भाई इनको तो पता कि सिंसियर रहना जी, पता है टीचर को एक वाली कुर्सी पे 1 ही बैठा होगा, क्योंकि काफी सिंसियर है। लेकिन ये वाले कहां मानने वाले भाई, जैसे ही गाना स्टार्ट हुआ वैसे ही कुर्सियां वुर्सियां फेंकनी स्टार्ट कर दी, डांस करना स्टार्ट कर दिया, शरारत करनी स्टार्ट कर दी। क्यों भाई, पता ही नहीं 16 वाला कहां पे बैठा, 20 वाला कहां पे बैठा। तो अब टीचर क्या करेंगे, कहेंगे गाना रोक दो,
पहले इस कचरे को बाहर फेंकने दो, है ना। इसका मतलब नुकसान किसके हो गया भाई, इसके नुकसान हो गया। क्यों हो गया नुकसान, क्योंकि वेल डिफाइंड पोजीशन नहीं थी इनकी, है ना, इसीलिए इन्होंने गलतियां की, और गलतियां की इसीलिए बाहर चले गए, पूरी फेयरवेल पार्टी नहीं देख के पाए, कुछ खाने को भी नहीं मिला, लेकिन ये भाई साहब पूरा एंजॉय करके आए हैं, समझ पाए। तो क्वालिटीज जब आएंगी, जब आपके अंदर कुछ क्वालिटीज जब आएंगी, जब आपके अंदर कोई वेल चीजें रहेंगी, वेल ऑर्गेनाइज, आपको पता है, यस, है ना, सॉलिड स्टेट को पूरा यहां से पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ने हैं। अब मैं भी एज ए टीचर अगर आपको वेल डिफाइंड चीजें इस तरीके से क्लियर करूंगा तो आपको क्यों नहीं समझ में आएगा सॉलिड स्टेट, बहुत ही बेहतरीन लेवल का सॉलिड स्टेट आपको समझ में आएगा। अरे भाई क्लियर है क्या, फेयरवेल वाला एग्जाम्पल 1 से 15 क्रिस्टलाइन, 16 से 30 अमोर्फस, वाओ जी वाओ, आ जाओ जी। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर इन डिसऑर्डर्ड, कोई ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होंगे, है ना, जो भी मतलब गुंडों के तो छोटे छोटे गुट है ना भाई, 20-50 छोटे छोटे, तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, ठीक है। नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एग्जाम्पल दिया था आंदोलन वाला, 10-10 हजार बैठे थे, वही एग्जाम्पल। आइसोट्रोपिक जरूर होते हैं, ये क्या है, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, गुंडे सारे ही चोरी करेंगे, है ना, आपका जो है ना, कि सारी इन्होंने क्या करनी है, हत्या करनी है, जैसे लोगों की मर्डर करने हैं, ऐसे काम करने हैं इन्होंने, है ना। एग्जाम्पल कौन सा जी, ग्लास, है ना, याद है ना, बूढ़े बूढ़ी जो आपके, बूढ़े कह रहा हूं सॉरी, जो आपकी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वहां की खिड़कियां बंद क्यों नहीं होती थी, बता दोगे, अपने पेरेंट्स से पूछना जाके, जी ऐसा क्यों हो रहा है, बताओ, अपने फ्रेंड से पूछना ऐसा क्यों हो रहा है, फिर पता लगेगा आपको, ठीक है। चलो भाई, ग्लास ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अमोर्फस सॉलिड आर जनरली सॉफ्ट, मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना तो ये ऐसे होते हैं, पिघल जाते हैं, है ना, इसीलिए इन्हें सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड। इस जैसे एग्जांपल टार, प्लास्टिक, हमारी जो चेयर होती हैं, आपने देखा होगा कि वो जो है, जो हमारे जो पुराना सामान लेके जाते हैं, वो लेके जाते हैं चेयर को, क्यों लेके जाते हैं चेयर को, कभी ईंट को नहीं लेके जाते। आपने कभी देखा है भाई पुराने में, है ना, कह रहा जी ईंट दे दो, ईंट दे दो, है ना, नहीं ना, प्लास्टिक की चेयर को ले जाएंगे टूटने के बाद भी, क्यों पता है, उसको पिघला के नई चेयर बना देते हैं, उसको पिघला के नई चेयर बना देते हैं, ठीक है। तो टार, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, दीज आर द एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड, ये अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल है भाई। आ जाओ जी आगे, एमसीक्यूज आ गए। अमोर्फस सॉलिड आर डिसऑर्डर्ड लॉन्ग रेंज, नहीं जी, डिसऑर्डर्ड और शॉर्ट रेंज होते हैं, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, बी करेक्ट आंसर आएगा। आगे आ जाओ, द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड, यस, ग्लास भी है, रबड़ भी है, टार भी है, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। Amorphous solid R dash has no sharp melting point, soft on heating, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते, सॉफ्ट हो जाते हैं हीटिंग करने पे, और आइसोट्रोपी भी होती है, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। अरे क्लियर हो गया क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में, क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में, कौन कौन से जी, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अरे सर, मैटर को आपने डिवाइड किया एक बेस बना के, सॉलिड को आपने डिवाइड किया एक बेस बना के, अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या बेस है, तो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का बेस होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसका जो बेस होता है वो क्या होता है जी, इसका बेस होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या जी, अरे जैसे एटम, है ना, एटम से ही क्या बनते हैं, आयंस, एटम से ही क्या बनते हैं, आयंस, एटम से ही क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स, क्या बनते हैं भाई, मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या सभी को, चलो जी चलो, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड आर 4 टाइप्स, है ना। तो देख लो भाई कौन कौन से जी, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गए, ठीक है, आयोनिक सॉलिड हो गए, मेटालिक सॉलिड हो गए, कोवलेंट सॉलिड हो गए, है ना। यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, यहां पे आयंस रहे होंगे, यहां पे मेटल्स के आयन रहे होंगे, और यहां पे कोवलेंट यानी कि एटम्स रहे होंगे। इनको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, इन कोवलेंट को नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है भाई। मॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर की,
तो मॉलिक्यूलर भी 3 टाइप्स के, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी 3 टाइप के, एक नॉन पोलर, एक पोलर और एक का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक को नॉन पोलर बोलेंगे, है ना, एक को फिर पोलर बोलेंगे और एक को फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड, है ना। क्यों, अभी एक्सप्लेन करता हूं सब कुछ, है ना। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? नॉन पोलर का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पे या तो अगर वो डायाटॉमिक है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो, अगर वो डायाटॉमिक है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो, अगर वो पॉलीएटॉमिक है तो उसकी डाइपोल मोमेंट 0 हो। एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल, ठीक है जी, लो H2 हो गया, F2 हो गया, O2 हो गया, है ना। ये सारे कैसे होते हैं? ये सारे यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 सेम है दोनों, है ना। इसके एग्जांपल ले लो जी, BeCl2, ये आपने डाइपोल मोमेंट में पढ़े होंगे कि जितनी भी सिमेट्रिक ज्योमेट्री होती है, अगर आपके सराउंडिंग एटम सेम हो तो वो आपके कैसे होते हैं? उनकी डाइपोल मोमेंट 0। क्या होती है डाइपोल मोमेंट? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहां पे BF3 हो गया, यहां पे आपका CCl4 हो गया। दीज ऑल आर नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, दोनों नॉन पोलर हैं ये, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स तो नॉन पोलर हो सकते हैं। पोलर कैसे होंगे जी? पोलर में जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0, कौन कौन से हो गए? HCl हो गया भाई, HF हो गया, ये सारे कैसे होते हैं? नॉन पोलर। यहां पे कौन कौन से आ जाएंगे जी? देख लो भाई, एक Cl2F2, ये नॉन पोलर हो जाएगा। CF2F2 अलग अलग हो गए, ये सारे कैसे होते हैं? नॉन पोलर, ये पोलर होते हैं भाई, ये आपका पोलर होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो भाई, HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भाई, है ना। OH है ना, NH, ये सारे यानी कि हाइड्रोजन का 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना, हाइड्रोजन का 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना, जैसे फ्लोरीन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन। और कुछ केसेस में हायर क्लासेस में पढ़ाएंगे कि कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी आपका शो कर देता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। चलो भाई, अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्लाइड से, है ना। एटम्स लाइक आपका आर्गन, क्रिप्टॉन, नोबल गैसेस जो होती हैं वो भी नॉन पोलर ही होती हैं, वहां पे कोई पोल्स नहीं होते। मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, जैसे ये देखो H2, F2, Cl2, Br2, I2, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 इन सभी का। उसके बाद देख लो भाई, दीज सॉलिड आर सॉफ्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि कोई आयंस वायंस फ्री नहीं होते, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती कोई भी, ठीक है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, क्यों? क्योंकि ये वीकेस्ट टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सॉलिड है लेकिन सॉलिड में भी ये सबसे वीकेस्ट टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं, सॉलिड में भी ये सबसे वीकेस्ट टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है। इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट कम, है ना। ये आपका जो है इधर ये लिक्विड और गैस भी हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, है ना। तो अगर आप ये थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या कर जाएंगे? मेल्ट कर जाएंगे, ऐसे सॉलिड होते हैं ये, ठीक है भाई। द एटम्स एंड मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर बाय वीक डिस्पर्सिंग फोर्स और लंदन फोर्सेज, जो भाई जितने भी फोर्स होते हैं ना, सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही होती है, लंदन फोर्सेज, है ना। डाइपोल से भी सबसे वीकेस्ट है ये, है ना। वंडरवॉल में भी सबसे जो वीकेस्ट होती है वही है। अरे जितने वीक होंगे उतने उनको तोड़ना आसान, उनको आसानी से टूट जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये नॉन पोलर होते हैं भाई, याद रखिएगा इनके एग्जांपल, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पोलर मॉलिक्यूल, they contain molecule due to the formation of polar covalent bond HCl, HBr, SO2, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। These are soft, solid and non-conductor of electricity, ये भी बैड कंडक्टर होते हैं, सारे मोलिकुलर जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आयंस फ्री नहीं होते इसलिए, ठीक है। चलो जी,
देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन ऑफ नॉन पोलर, नॉन पोलर वालों से इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है ना वो डाइपोल डाइपोल होती है ना। यहां पे जैसे कि HCl और HCl के बीच में जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है वो कौन सी है? यहां पे डेल पॉजिटिव, यहां पे डेल नेगेटिव, तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है। ये आपका जितने भी जो वंडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होते हैं ना उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है डाइपोल डाइपोल, है ना। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक टाइप की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही होती है, ठीक है। लेकिन वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल में भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उन तीन के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है भाई। चलो जी आ गई बात समझ में। मोस्ट ऑफ दीज आर गैसेस लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, है ना। दी इन दीज सॉलिड्स मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, the molecules of such contain polar covalent bond between hydrogen and fluorine, oxygen और nitrogen। हाइड्रोजन का तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना, किस किस के साथ भाई? फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, इसी को क्या बोलेंगे भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है ना। ये स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हाइड्रोजन बाइंड्स मॉलिक्यूल ऑफ द जैसे वाटर, आइस, है ना। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है भाई। अरे समझ में आ गया क्या 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 पैरामीटर है पोलर नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अच्छा जी अच्छा जी, इसको एक बार बैक करते हैं भाई, पानी भी पी लेता हूं मैं, काफी टाइम हो गया मुझे। तो देखो भाई क्या क्या पैरामीटर है यहां पे, पैरामीटर पोलर नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो भाई यहां पे क्या होता भाई? नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे F2 वगैरह। पोलर में पोलर हो जाएंगे, देखो ये रहा, है ना। स्टेट ऑफ मैटर में आपको ये सब पढ़ाया जाता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है भाई? मैंने बता दिया, देखो इसके ऊपर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव HF, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन द नाइबरिंग मॉलिक्यूल हैविंग ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। हैंस अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट एंड अलाइन देमसेल्फ, इसी को तो डाइपोल डाइपोल बोलते हैं। HF इज एन एग्जांपल ऑफ डाइपोल डाइपोल। HF इज एन आल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आ जाओ भाई आ जाओ आगे। पोलर मॉलिक्यूल क्या होंगे भाई? पोलर मॉलिक्यूल वो पोलर का एग्जांपल था, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले आ गए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, फिर होता है ऑक्सीजन और सबसे कम होता है नाइट्रोजन। सबसे कम जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो द बॉन्ड फाउंड बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, है ना। हाइड्रोजन H एटम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके एग्जांपल लो जी, H2, Cl2, हीलियम, नियॉन, CO कहां से आ गया भाई? यहाँ पे CO को तो नहीं लिखना चाहिए। SO2, HCl, H2HF, है ना। नेचर ऑफ इंटरेक्शन, लंदन फोर्सेस, यहां पे बताओ डाइपोल डाइपोल, यहां पे बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। उसके बाद भाई स्टेट कैसी होती है? ये भी गैसेस होती हैं, लिक्विड, ये भी गैस या लिक्विड, ये भी गैस, वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। नेचर ऑफ सॉलिड कैसा होता है? सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, तीनों सॉफ्ट होंगे। मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट लोवेस्ट, सबसे ज्यादा इसमें सबसे कम होंगे इसके नॉन पोलर के, फिर पोलर के और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कंडक्टिविटी तीनों नॉन कंडक्टर, क्योंकि कोई आयंस नहीं होते यहां पे फ्री। अरे आ गया क्या मॉलिक्यूलर समझ में? Which of the following is not a type of crystalline solid? इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप नहीं है? आ जाओ जी। मॉलिक्यूलर सॉलिड है जी, आयोनिक सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड है, नॉन मेटालिक सॉलिड ऐसा तो कुछ पढ़ा है नहीं, ऐसा तो कुछ पढ़ा है नहीं, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? डी। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? डी। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स? पोलर के सबसे ज्यादा, फिर नॉन पोलर के, नहीं जी गलत है। नॉन पोलर के ज्यादा, फिर पोलर के, गलत है जी। हाइड्रोजन बॉन्डेड पोलर नॉन पोलर, यस बिल्कुल सही है, यही आएगा हमारा, सी आएगा सी। अरे भाई समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आए ना बताना जरूर कि यस सर मजा आ गया एकदम से, ऐसी क्लास तो देखी नहीं थी आज तक, ऐसे भी कोई पढ़ाता है क्या? है ना, खुद की तारीफ खुद किए जा रहा हूं, ठीक है। इनर्ट गैस आर हेल्ड बाई लंदन फोर्सेस, यस। डिस्पर्जन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डेड, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी भाई, बोथ ए एंड बी, ठीक है। वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, यस बिल्कुल। नॉन पोलर का नहीं है भाई, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। चलो जी
थैंक यू बोलें क्या? अरे नहीं बोलते अभी भी थैंक यू, अभी भी थैंक यू नहीं बोलेंगे आपको, या बोल दें, या बोल दें भाई? चलो भाई बोल देते हैं, ठीक है। बाकी की जो क्लास करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे हिसाब से इस लेक्चर में मैंने आपका सब कुछ खोल के रख दिया है सॉलिड स्टेट का, है ना, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस बातें मैंने आपको बताई हैं। तो ये लेक्चर कैसा लगा आप रिप्लाई जरूर दें, आप बताएं जरूर कि हाँ जी सर मजा आ रहा है, ऐसे ऐसी और लेक्चर्स देते जाओ, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।